के लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और धीरे धीरे इंसर्जेंट कम हो रहे थे, कुछ इंसर्जेंट बढ़ रहे थे, लगातार चाइना फंडिंग कर रहा था, वेस्ट से इनको हथियार मिल रहे थे, आईएसआई का लगातार इनको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन 2014 में हिंदुस्तान में एक नई सरकार आती है, एनडीए गवर्नमेंट, और एनडीए गवर्नमेंट आते ही अपना एक पहला फैसला चेंज करती है जो इससे पहले की गवर्नमेंट ने रखा हुआ था। इससे पहले की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नॉर्थ ईस्ट को लेके लुक ईस्ट पॉलिसी। जैसे 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने कहा नहीं, नो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब एक्शन होगा। ये जैसी पॉलिसी लागू हुई, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना या वेस्ट जो भी नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट कर रहा था, उनमें हलचल शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता था कि आप भारतीय सेना हो या भारत सरकार हो, वो लगातार क्या करेगी, एक्शन करेगी नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट के ऊपर। यहीं से उसने प्लानिंग शुरू करी। और तभी क्या होता है, 2015 जनवरी में 2 MSS की एजेंट वो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर एंटर होती है और एंटर होकर वो आसाम पहुंचती है और आसाम पहुंच के किसी लीडर से मुलाकात करके वाई नेपाल तो दोबारा चाइना पहुंचती है। और ये बात एक आसाम के इंस्पेक्टर के थ्रू हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को बात मिलती है और हमारी आईबी RNW के साथ ये बात शेयर करती है। इस पूरी चीज को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि सही में 2 चाइना की एजेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटर हुई। लेकिन क्यों हुई कुछ नहीं पता। तभी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो पता करती है कि ये 2 लड़कियां कौन थी और क्यों आई। तभी पता चलता है कि आसाम के अंदर ये परवेज बरवा से मिले। जैसी ये खबर आती है तो हलचल होना शुरू था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस की नजरों में या आईबी हो या RNW हो, जितने भी सीक्रेट सर्विस हो, उनके हिसाब से तो परवेज बरवा हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो अगर परवेज बरवा हिंदुस्तान में नहीं है तो आसाम के अंदर परवेज बरवा से कैसे मीटिंग हो सकती है। तो सीक्रेट सर्विस के लिए ये बात कोई आम बात नहीं थी। जब इसका पता किया गया तो पता चला कि परवेज बरवा सच में आसाम के अंदर था। परवेज बरवा उल्फा का लीडर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और पता चला कि परवेज बरवा भी क्या हो गया, चाइना चला गया। लेकिन इंटेलिजेंस को लगाया नहीं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर परवेज बरवा से MSS मतलब चाइना के एजेंट मिलना चाहते थे तो चाइना में भी मिल सकते थे। तो ऐसा क्या था कि परवेज बरवा को पहले हिंदुस्तान भेजा गया और हिंदुस्तान में उससे मीटिंग करी गई। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो था। और धीरे धीरे इंटेलिजेंस को भी पता चल रहा था कि यार जैसे हिंदुस्तान 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई है तो उसमें बहुत सारे देश हिंदुस्तान से नाराज हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति हो या नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंट एकदम से खत्म हो। तो हमारी इंटेलिजेंस ने क्या किया, इनपुट लेना स्टार्ट किया। तभी हमारी इंटेलिजेंस को पता चलता है कि म्यांमार से कुछ एक लोग हिंदुस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं और वो स्पेशल फोर्स को बोलते हैं कि जो भी इस बार काउंटर ऑपरेशन होगा उसमें कोई ना कोई इंसर्जेंट उन्हें जिंदा चाहिए। तो जब भी ये इंसर्जेंट इंडिया के अंदर एंटर हों, हमारे को कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम पूछताछ कर सके। और महज 1 महीने के अंदर भारतीय सेना एक ऑपरेशन करती है जिसमें 2 इंसर्जेंट को अरेस्ट कर लेती है। और जब हमारी सीक्रेट सर्विस इनसे पूछताछ करती है तो ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो सीक्रेट सर्विस के लिए यार बहुत शॉकिंग बात थी कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा क्या। जब उनसे और ज्यादा पूछताछ होती है, सीक्रेट सर्विस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक अमरेला बन चुका है। लेकिन वो अमरेला क्या है इन दोनों को भी नहीं पता। तो बोलते यार अमरेला क्या है इन दोनों को भी नहीं पता। तो बहुत शॉकिंग थी सीक्रेट सर्विस कि अमरेला क्या है। अमरेला कोड नहीं खुल रहा था, तो इस अमरेला कोड को कैसे डिकोड किया जाए। तो उनसे पूछा कि इस अमरेला का मतलब क्या है, उसको इन बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अब कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। तो यहां पर हमारी सीक्रेट सर्विस ने क्या किया, डिसाइड किया कि यार पहले इस अमरेला कोड को तोड़ना है। लेकिन उन्होंने अपनी लास्ट बात में एक चीज जरूर बोल दी थी कि म्यांमार में एक फुटबॉल मैच होने वाला है और इस फुटबॉल मैच के अंदर ही आपको उस अमरेला को आप डिकोड कर सकते हो। तो हमारी सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग क्या होते हैं, अलग कवर आईडीज के अंदर म्यांमार में एंटर होते हैं और कुछ BBC के रिपोर्टर बनकर कुछ अलग कवर आईडीज में। और जब वो म्यांमार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक फुटबॉल मैच है। और वो फुटबॉल मैच क्या है, 4 टीम एक साइड है, 4 टीम एक साइड है। और जैसे वो फुटबॉल मैच उनके सामने आता है तो उससे पूरे हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस हिल जाती है। क्योंकि फुटबॉल मैच पता है किसके बीच में था, 4 आतंकवादी संगठन एक तरफ थे, 4 आतंकवादी संगठन एक तरफ। तो तभी हिंदुस्तान को पता चलता है कि जिस अमरेला की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे 8 ग्रुप क्या है,
एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ चुके हैं।